गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा मैंने बोला था, आज हम लोग ऑलरेडी कोलिजन इन वन डायमेंशन कंप्लीट कर चुके थे। तो टुडे वी आर हियर विद द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। That is basically already also called as oblique collision। ठीक है, so elastic collision in 2D or oblique collision। So what is basically the oblique collision? तो प्रीवियस केस में क्या चल रहा था? तो प्रीवियस केस में ये था M1, ये था M2 and they were moving with velocity U1 and U2, okay, in the same direction। ये था हमारा। होता क्या था कि ये एकदम हेड ऑन बीचों बीच करता था, तो इनके वेलोसिटी में कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता था, मतलब सेमी डायरेक्शन में मोशन चलते रहता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये इसको एकदम बीचों बीच ना हिट करके कहीं किनारे पे हिट कर ऐसे या ऐसे, तो ये अगर ऐसे हिट करता है तो ये इसको इधर धकेल देगा, ये अपने इधर चल जाएगा। दैट इज द फाइनल कंडीशन हियर। दिस इज M1 मूविंग विथ वेलोसिटी V1, दिस इज M2 मूविंग विथ वेलोसिटी V2, ओके, एंड लेट द एंगल इज थीटा एंड फाई। मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री और फाई डिग्री पे अब ये मूव कर रहे हैं, ओके। Now we have to find the final velocities। So what are the conditions we can take into? कौन से हम लोग conditions को लेके चल सकते हैं? ठीक है, so I can take few conditions। First condition is since the collision is elastic, क्योंकि ये collision है भाई इलास्टिक है, तो क्या कंजर्व्ड रहेगा? तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट लीनियर मोमेंटम किधर? तो भाई एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग एक्स डायरेक्शन द लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, सो लेट अस यूज व्हाट द मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज कंजर्व्ड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंटम कंजर्व कर लिए तो भाई इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो M1 U1, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो M2 U2, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा मोमेंटम है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो M1 V1 cos थीटा। अगर ये V1 है तो ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? तो V1 cos थीटा। सो दैट शुड बी इक्वल टू M1 V1 cos थीटा प्लस M2 V2 cos फाई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग ये ले सकते हैं कि क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व्ड रहेगा और मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो कंजर्व्ड। एक्स में भी कंजर्व्ड रहेगा, वाई में भी कंजर्व्ड रहेगा, सो मोमेंटम इन बोथ डायरेक्शन इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? सो देयर इज नो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, सो देयर इज नो मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। इसका भी वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। इसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो अगर ये V1 है, ये थीटा है, तो ये हो गया V1 साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? तो V2 साइन फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा M1 V1 साइन थीटा, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होता है? माइनस, तो माइनस M1 V1 साइन फाई। ठीक है, विच कैन बी टेकन एज M1 V1 साइन थीटा should has to be M1 B1 sin phi।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हमारे हो गए m1 v1 साइन थीटा, m1 v1 साइन फाई, सॉरी ये दो हमारे पास कंडीशंस हो गया। ठीक है, चलते हैं हम तीसरे कंडीशन पे। तो भाई सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, क्या कंजर्व्ड रहेगा भाई? तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो 1/2 m2 u2 स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, दैट वी शुड बी इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गए, और ये तीनों इक्वेशंस हम लोग किसके लिए लेके आए? तो हम लोग लेके आए इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन यानी ऑब्लिक कोलिजन के लिए। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, ये तीनों जो इक्वेशंस है हमारे पास, ये मतलब डायरेक्टली ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्टली v1 निकालिए v2 निकालिए, ये दिया रहेगा। मतलब अगर हमको थीटा दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, u1 दिया हुआ है, u2 दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, देन यूजिंग दिस इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। ओके, तो इसलिए हम लोग ये कंडीशंस को हम लोग यूज करके हम लोग v1 और v2 फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारा कोलिजन इलास्टिक हो और अगर हमारा कोलिजन 2 डायमेंशनल हो। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट टू बी टेकन while solving the problems related to the 2-dimension elastic collision. Okay, so that is it about the 2-dimension elastic collision. Let's move to the next topic, and the next topic is going to be the inelastic collision in 1 dimension, or basically inelastic collision. Okay, so let's go for the inelastic collision. Okay, so let's start with the inelastic collision. So what is basically the inelastic collision? तो inelastic collision वो collision होता है जिसमें after the collision, ठीक है, so I can write this as such a collision in which objects stick together and move with same speed along a given direction. Is called inelastic collision. तो वैसा कोलिजन जिस कोलिजन में ऑब्जेक्ट्स आपस में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं सेम वेलोसिटी से। सो इफ दिस इज m1, this is m2, this is m1 and m2, and they are moving with velocity u1 u2 v1 v2. Okay, sorry, not v1 v2, they are moving with a common velocity v. So such a collision is called an inelastic collision. ठीक है, and for such collision we have some properties. अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं?
How we know that first that such a collision is inelastic or inelastic? So for that, first property, that linear momentum is going to be conserved again. Linear momentum is conserved. ये हमको linear momentum conserved रहेगा. ठीक है. Second, kinetic energy is not conserved. Kinetic energy conserved नहीं रहेगा. तीसरा प्रॉपर्टी, टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड. ये भाई तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमको पता ही है. एंड फोर्थ, लिनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये तीनों कंजर्व्ड रहेगा. एंड फोर्थ, वन of the forces, or sorry, at least one of the forces acting during the elastic collision, during the inelastic collision or simply collision, has to be नॉन कंजर्वेटिव. कम से कम एक फोर्स तो ऐसा होना चाहिए जो नॉन कंजर्वेटिव हो, और हो या ना हो, कम से कम एक फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए. सो इफ वी आर फॉलोइंग दीज प्रॉपर्टी, इफ एनी कोलिजन इज फॉलोइंग दीज प्रॉपर्टी, देन वी कैन से दैट सच अ कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. तो ये हमारा इन इलास्टिक कोलिजन का हम शो कर रहे हैं. ठीक. So let us derive a formula for finding the velocity of the objects after collision. छोटा सा डेरिवेशन एकदम एक लाइन का. भाई कोलिजन है, इनइलास्टिक है, एंड सिंस द कोलिजन इज इनइलास्टिक, सिंस द कोलिजन इज इनइलास्टिक, तो कोलिजन इनइलास्टिक रहता तो क्या रहता है? तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो भाई मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं. ठीक है ना. तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंड सिंस द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, m1e1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v प्लस m2v. m1e1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, और v इक्वल टू m1e1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है. तो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. ये कोलिजन के बाद का वेलोसिटी हो गया, वो भी कैसा? तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए. ठीक है. सो दिस कोलिजन कैन बी ऑल्सो इन द टू डायमेंशनल में भी हो सकता है. इफ वी हैव अ टू डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन, if we have a two-dimensional inelastic collision, simply we are going to take one property of it, that is momentum in x direction is conserved, momentum in y direction. x direction और y direction दोनों डायरेक्शन को मोमेंटम कंजर्व करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ड्यूरिंग द वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. सॉरी वन डायमेंशनल इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है. इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. which is denoted by a symbol E. Coefficient of restitution. Okay. So how this concept of coefficient of restitution can be used
in the collisions. So how basically it is defined? So it is defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. So coefficient of restitution basically defined, it is denoted by a symbol E, and E relative velocity of separation, दूर होने का velocity. अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टकरा रहे हैं, तो इनके पास आने की वेलोसिटी क्या थी? तो ये u1 था, u2 था, तो पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 माइनस u2. एंड अगर ये वेलोसिटी जा रहे हैं v1 v2 वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? तो v2 माइनस v1. सो E शुड बी इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. This is basically called the coefficient of restitution, which is defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. This whole thing is called the coefficient of restitution. Now, we have basically three types of collision. One is perfectly elastic, one is perfectly inelastic. तो perfectly elastic और perfectly inelastic दोनों conditions के लिए हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब उसके लिए क्या क्या वैल्यूज होते हैं? सो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास क्या है? सो व्हाट वी हैव लर्नड, सो वी हैव लर्नड दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. यही तो हमने पढ़े थे. And since v2 minus v1 is equal to u1 minus u2, so E should be equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है. E का वैल्यू क्या आ गया? 1. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, तो हम लोग देखे थे, दैट वाज द इक्वेशन v2 minus v1 equal to u1 minus u2. ये हमारा आया हुआ था, और क्योंकि ये हमारा इक्वेशन हो गया v2 minus v1 equal to u1 minus u2, so for such a perfectly inelastic collision this is going to be cancelled out, so E is going to be 1. ठीक है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E is going to be 1. Now for perfectly inelastic collision, E इक्वल टू क्या था? तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही था ना. और क्या देख रहे थे कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज आपस में स्टिक कर जाते हैं. जब बॉडी स्टिक कर जाते हैं, दैट मीन्स v1 शुड बी इक्वल टू v2. अगर v1 इक्वल टू v2 हो गया तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो v1 v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और सिंस दे आर इक्वल दैट इज गोइंग टू बी 0 बाई u1 माइनस u2. सो E हमारा क्या आ गया? 0. तो क्या आ गया हमारा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू आ गया हमारा 1, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू आ गया हमारा 0. ठीक है. नाउ फॉर परफेक्टली for inelastic collisions, not perfectly inelastic, simply inelastic collisions, E इक्वल टू क्या था? तो v2 माइनस v1 था अपॉन u1 माइनस u2 था.
तो U1 माइनस V2 जो है सो है V2 माइनस V1 इज नॉट सेम, V1 V2 सेम नहीं रहता है. सिंस दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी सेम, so for inelastic collision it should be greater than 0 and it should be less than 1. मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये 1 से बड़ा छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए. अगर ये हमारे पास सिचुएशन आता है तो ये हमारा हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया किसके लिए, तो इनइलास्टिक कोलिजन्स के लिए. इनइलास्टिक कोलिजन के लिए हमारा कंडीशन हो गया. तो हमने 3 टाइप के कोलिजन्स देखे, 4 टाइप के कोलिजन्स देखे. कोलिजन इन 1 डायमेंशन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन दैट वाज इलास्टिक, कोलिजन इन 1 डायमेंशन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन इन इलास्टिक, एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है. परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होता है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए 0 होता है, और फॉर अदर सच केसेस E can lie between 0 to 1. So these many situations, these many options we have which we can use. ठीक है, तो ये हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा हो गया. कोलिजन यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कोलिजन के बाद हम लोग एक टॉपिक इस चैप्टर का और बच गया है, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल. इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल. ठीक है, एंड देन वी आर फिनिशिंग विद दिस चैप्टर. ओके, सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, एंड आफ्टर दैट वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर. ठीक है, सो सी यू टुमारो with this next topic, and then the next unit is going to be a very good one, that is rotational dynamics. Rotational dynamics बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो शायद आपको इंटरेस्टिंग ना लगे. So we are going to start with the next chapter, rotational mechanics, rotational dynamics, from day after tomorrow. कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक.